नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कहानी की चीरफाड़ करने वाले हैं जो छोटी जरूर है पर जिसका डर बहुत गहरा है। कहानी का नाम है लाल कुएं की आत्मा। और हमारे पास जो ये कहानी है वो गांव के बाहर एक भूले बिसरे पुराने कुएं के बारे में है। ऐसा कुआं जिसके पानी में कह सकते हैं पानी कम और खौफनाक यादें ज्यादा घुली हुई हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कागज पर लिखे कुछ शब्द हमारे अंदर इतना असली डर कैसे पैदा कर देते हैं। मतलब ये कहानीकार कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कहानी की कौन सी बात है जो सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से पर हमला करती है जहां डर रहता है। कहानी की शर्त बड़ी सीधी सी है। जो भी रात 12 बजे उस कुएं के पास गया वो लौटा नहीं। सुबह सिर्फ खून के छींटे मिले। यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये शर्त ही अपने आप में एक पूरा मनोविज्ञान है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक तरह की चुनौती भी है। ये इंसानी फितरत को उकसाती है कि देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की। गांव के बाहर एक सुनसान पुराना कुआं। मुझे हमेशा लगता है कि हॉरर कहानियों में लोकेशन ही आधा काम कर देती है। एक पुराना बंगला, एक सुनसान सड़क या फिर ये कुआं, इनमें ऐसा क्या खास है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, लोकेशन सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होती, वो कहानी का एक किरदार होती है। और कुआं तो एक बहुत ही जबरदस्त प्रतीक है, खास पर भारतीय गांव के संदर्भ में। अच्छा। हाँ, आप सोचिए, कुआं क्या है? वो जमीन में गहरा छेद है जो हमें पानी देता है, मतलब जीवन। लेकिन उसी गहराई में अंधेरा भी है, अनजानापन है। आप ऊपर से झांकते हैं तो आपको अपनी परछाई दिखती है, लेकिन उसके नीचे क्या है कोई नहीं जानता। मतलब ये जीवन और मृत्यु के बीच की एक जगह जैसा है, एक पोर्टल। बिल्कुल, ये एक लिमिनल स्पेस है, एक दहलीज। और हमारी लोक कथाओं में कुएं अक्सर ऐसी ही जगहों के रूप में दिखाए गए हैं जहां दुनियाओं की सीमाएं कह सकते हैं धुंधली हो जाती हैं। कई कहानियां हैं जहां यक्ष या आत्माएं कुओं में रहती हैं। तो जब कहानीकार एक कुआं चुनता है तो वो सिर्फ एक गड्ढा नहीं चुन रहा, वो हमारे सामूहिक अवचेतन में बसे उस डर को चुन रहा है जो गहराई और अनजानेपन से जुड़ा है। और ये कोई मामूली कुआं भी नहीं है। कहानी बताती है कि 20 साल पहले वहां एक परिवार की हत्या हुई थी और उनका खून उस कुएं में मिल गया था। इस एक डिटेल ने तो उस जगह की पूरी शख्सियत ही बदल दी। यही कहानी की नींव है। अब वो कुआं सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं रहा, वो एक ट्रॉमेटाइज्ड लोकेशन बन गया है। एक ऐसी जगह जिसने हिंसा देखी है, जिसने दर्द सोख लिया है। और पानी का खून से लाल हो जाना, ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है। हाँ, बहुत ज्यादा। पानी जो पवित्रता का प्रतीक है, जो जीवन देता है, उसे खून से अपवित्र कर दिया गया है। ये प्रकृति के नियम को उलटने जैसा है। ये बताता है कि यहाँ कुछ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, इतना गलत कि उस जगह की आत्मा ही जख्मी हो गई है। इस डरावने कैनवस पर अब किरदारों के रंग भरने की बारी है। और आते हैं हमारे 4 दोस्त, राहुल, सोनू, विकास और अमित। टिपिकल नौजवान जो शायद ब्रेवाडो में मजाक मजाक में उस कहानी को चैलेंज करने पहुंच जाते हैं। ये हॉरर का एक क्लासिक ट्रोप है, द स्केप्टिक, यानी वो किरदार जो भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। और हम दर्शक के तौर पर जानते हैं कि यही वो किरदार है जो सबसे पहले खतरे में पड़ता है। ये एक दिलचस्प साइकोलॉजिकल गेम है। कहानीकार हमें इन किरदारों से ये कहलवाता है ये सब बकवास है, ताकि जब डर हकीकत बने तो उसका असर 100 गुना ज्यादा हो। हाँ, क्योंकि वो हमारी आवाज में बोल रहे होते हैं। हमारे अंदर का जो तर्कवादी हिस्सा है वो भी तो यही कहता है कि ये सब मन का वहम है। बिल्कुल, और जब उनका ये विश्वास टूटता है तो हमारा भी टूटता है। उनकी बहादुरी असल में अज्ञानता से पैदा हुई है। वो उस खतरे की गंभीरता को समझ ही नहीं पा रहे हैं जिसमें वो कदम रख रहे हैं। और वो एक बहुत ही खास नियम को परखने जाते हैं, ठीक रात 12 बजे का नियम। इस समय पर इतना जोर क्यों दिया जाता है कहानियों में? मेरे ख्याल से ये डेडलाइन का कॉन्सेप्ट है। जैसे किसी थ्रिलर फिल्म में टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब, ये हमें बेचैन करता है, हमारी धड़कनें तेज कर देता है। हाँ, ये तो है। लेकिन इसमें एक और परत भी है। रात के 12 बजे को द विचिंग आवर भी कहा जाता है। ये वो समय है जब एक दिन खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। ये भी एक तरह की दहलीज है, एक लिमिनल टाइम। सही बात है। लोक कथाओं के अनुसार ये वो समय है जब आत्माओं की दुनिया और हमारी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। तो कहानीकार सिर्फ टेंशन नहीं बढ़ा रहा,
वो हमें बता रहा है कि अब नियम बदल गए हैं। अब तर्क की दुनिया खत्म और अतार्किक अलौकिक दुनिया शुरू होने वाली है। और ठीक 12 बजते ही वो अतार्किक दुनिया दस्तक देती है। सबसे पहले एक आवाज, छप छप। इतनी साधारण सी आवाज, पर उस माहौल में ये कितनी डरावनी लगती है। यहाँ कहानीकार ने कमाल की चालाकी दिखाई है। उसने हमें कुछ दिखाया नहीं, सिर्फ सुनाया। और जो हम सुनते हैं उसे हमारा दिमाग जो तस्वीरें बनाता है वो किसी भी लिखे हुए सीन से ज्यादा डरावनी होती हैं। छप छप क्या है ये? कोई जानवर गिर गया या कोई कुछ पानी में हिल रहा है? यही अनिश्चितता। ये अनिश्चितता ही डर की पहली खुराक है। इसे कहते हैं सेंसरी डिटेल का इस्तेमाल करना, आपको सीधे उस जगह पर खड़ा कर देना। और फिर वो पल आता है जो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। जब तक वो सिर्फ छप छप की आवाज थी, तब तक एक उम्मीद थी कि शायद कुछ और हो। लेकिन जैसे ही सोनू टॉर्च की रोशनी में देखकर चिल्लाता है, भाई पानी नहीं, ये तो खून है, वो सारी उम्मीद, सारा मजाक, सब कुछ उसी पल खत्म हो जाता है। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जो अब तक एक किंवदंती थी, एक सुनी सुनाई बात थी, वो अब उनकी आंखों के सामने की गाढ़ी लाल सच्चाई है। पानी का खून होना इस बात की पुष्टि है कि वो 20 साल पुरानी हिंसा मरी नहीं है, वो बस सो रही थी और अब वो जाग गई है। और अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि अब वो कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। और फिर उस कहानी का मुख्य किरदार सामने आता है, वो आत्मा। उसका जो विवरण दिया गया है वो बहुत सोचा समझा लगता है। काले बाल, कटा हुआ चेहरा, आंखों से टपकता खून और हाथ में कटा हुआ सर। हर एक चीज डर को बढ़ाने के लिए। चलिए इस छवि को तोड़ कर देखते हैं। एक औरत का रूप, ये हमें परिचित लगता है, लेकिन उसका चेहरा कटा हुआ है जो उसे अपरिचित और भयानक बना देता है। इसे अ डिस्टॉर्शन ऑफ द फेमिलियर कहते हैं, जो हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा परेशान करता है। अच्छा। और आंखों से खून टपकना सिर्फ डरावना नहीं है, ये उसके अंतहीन दर्द और गुस्से का प्रतीक है। वो रो रही है, लेकिन आंसू नहीं, खून। और हाथ में वो कटा हुआ सिर, वो तो एक स्टेटमेंट है। वो एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। वो सिर्फ डराने नहीं आई है, वो सिर्फ इस बात का सबूत है कि वो पहले भी ऐसा कर चुकी है और दोबारा करने में उसे कोई झिझक नहीं होगी। भारतीय लोक कथाओं में महिला भूत जैसे कि चुड़ैल या डायन अक्सर सामाजिक अन्याय की शिकार होती हैं। उनका भयानक रूप सिर्फ डराने के लिए नहीं होता, बल्कि समाज के उस अन्याय को प्रतिबिंबित करता है जिसने उन्हें ऐसा बनाया। मतलब वो हाथ में कटा हुआ सिर सिर्फ हिंसा का प्रतीक नहीं है। नहीं, वो न्याय की एक क्रूर मांग है। और फिर वो बोलती है, उसकी लाइन है, जो मेरा खून पी गया, आज मैं उसका खून पीऊंगी। ये लाइन बहुत अजीब है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये लाइन कहानी को एक मकसद देती है। ये कोई रैंडम मॉन्स्टर नहीं है। उसके इस आतंक के पीछे एक वजह है, एक दर्द है। वो बदला ले रही है। बदला? जो मेरा खून पी गया, इसका शाब्दिक अर्थ शायद उस कुएं से है जिसने उसके परिवार का खून सोख लिया, लेकिन इसका गहरा मतलब उस समाज या उस गांव से हो सकता है जिसने उसके साथ हुए अन्याय को भुला दिया, जिसने उसकी पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया। वो कह रही है कि जिस सिस्टम ने मेरे परिवार को निगल लिया, आज मैं उस सिस्टम के लोगों को निगलूंगी। ये उसके दर्द को एक आवाज देता है और उसके आतंक को एक भयानक तर्क। ये तो कहानी को और भी ज्यादा दुखद बना देता है। और फिर आतंक हकीकत में बदलता है। अमित भागने की कोशिश करता है, खून में फिसलकर गिरता है और फिर सिर्फ एक चीख सुनाई देती है और खामोशी। हमें दिखाया नहीं जाता कि उसके साथ क्या हुआ। और यही इस सीन की सबसे बड़ी ताकत है। इसे साइकोलॉजी ऑफ सजेशन कहते हैं। अल्फ्रेड हिचकॉक इसके मास्टर थे। वो कहते थे कि दरवाजे के पीछे से आती हुई चीख दरवाजा खोलकर उस चीज को देखने से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। हाँ, क्योंकि कल्पना ज्यादा डरावनी होती है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप कुछ दिखाते नहीं तो देखने वाले का दिमाग खुद सबसे बुरी, सबसे भयानक तस्वीर बना लेता है। वो एक चीख और उसके बाद की खामोशी, उस खामोशी में हमारी कल्पना जो भरती है वो किसी भी स्पेशल इफेक्ट से ज्यादा खौफनाक है। कहानी का अंत बहुत ही ठंडा और क्रूर है। सुबह होती है, चारों दोस्त गायब हैं। कुएं के पास बस 4 सिर और ताजा बहता खून मिलता है। कोई नहीं बचा। एक ब्रूटल और डिसाइसिव अंत। ये कहानी को किसी भी तरह की झूठी तसल्ली देने से इनकार कर देता है। 4 दोस्त, 4 सिर, एक भयानक सिमेट्री है इसमें। हाँ। ये श्राप की शक्ति को अंतिम रूप से स्थापित करता है कि इससे कोई बच नहीं सकता। और ताजा बहता खून वाली लाइन,
ये बताती है कि ये अंत नहीं है, ये चक्र चलता रहेगा। ये कुआं अब भी भूखा है। ये डर को कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे साथ छोड़ देता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो एक छोटी सी कहानी हमें डराने के लिए कितने सारे औजारों का इस्तेमाल करती है। एक ऐसी जगह जो खुद में एक इतिहास और दर्द समेटे हुए है, एक नियम जिसे तोड़ने की सजा मौत है, आवाज और दृश्यों का ऐसा इस्तेमाल जो हमें सीधे कहानी में खींच ले, और एक ऐसी आत्मा जिसके आतंक के पीछे बदला लेने का एक दुखद मकसद है। बिल्कुल। इस कहानी की खूबसूरती इसकी सादगी में है। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट नहीं, कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं, बस कुछ बहुत ही प्राइमल, बहुत ही बुनियादी डर हैं जिन्हें छुआ गया है। अंधेरे का डर, अनजाने का डर, अन्याय का डर और मौत का डर। ये कहानी इन सब डरों को एक लाल कुएं में घोलकर हमें परोस देती है, और उसका असर कहानी खत्म होने के बहुत बाद तक रहता है। और ये हमें कहानी की उस आखिरी सबसे बेचैन करने वाली पंक्ति पर ले आता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। अगला नंबर 13 है। ये कहानी चौथी दीवार तोड़कर सीधे हमसे, सुनने वाले से बात कर रही है। हाँ, और यही वो चीज है जो इस कहानी को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव बना देती है। तो यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि हम सब जानते हैं कि ये काल्पनिक है, ये सिर्फ शब्द है। फिर भी जब कोई कहानी इस तरह सीधे किसी को संबोधित करती है तो किसी के भी अंदर एक असली फिजिकल रिएक्शन क्यों होता है? वो एक पल की सिहरन के दौड़ जाती है। डर के साथ इंसान का ये जो व्यक्तिगत, ये इतना करीबी रिश्ता है, ये आखिर क्या दिखाता है?